वो एक खाट बिछाकर वहीं सो जाते हैं ताकि कोई फिर नुकसान न पहुंचा सके। अब हम एक पल के लिए भी खेत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आज यहीं रुकूंगी। सुबह सूरज निकलते ही वो खेत से ताजी लौकी, भिंडी, टमाटर और हरी मिर्च तोड़ते हैं। रसोई में ताज़ा खाना बनाते हैं और फिर सभी चटाई पर बैठकर मिलजुल कर खाना खाते हैं और दोबारा खेत के काम में लग जाते हैं। चाहे जितनी मुश्किलें आए, अब हम हार नहीं मानेंगे। यही मेहनत एक दिन हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बन जाती है। दिन में खेती, रात में रखवाली। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही होती है। खेत के किनारे बनी छोटी सी रसोई में तीनों बहुएं मुस्कुराते हुए कुछ खास बनाने की तैयारी कर रही होती है। रिया खेत से ताजे आलू निकाल कर लाती है और मेघा बेसन का घोल तैयार करती है और नेहा मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आलू के गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगती है। बारिश की बूंदें छत पर से हल्की हल्की टपक रही होती हैं। सभी लोग चटाई पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहे होते हैं। बेटा, तुम लोगों ने हमारी बंजर जमीन को सच में सोना बना दिया। अब इस खेत को देखकर दिल खुश हो जाता है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार इतना ताजा और स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। मम्मी जी, किसान कभी हार नहीं मानता और जो इंसान हार नहीं मानता, भगवान भी उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। हमारी असली ताकत यही खेत और हमारी मेहनत है। पूरा परिवार बारिश की फुहारों के बीच हंसते मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े खाता है। काफी दिनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। दोपहर को बारिश रुक चुकी होती है। तीनों बेटे खेत में खाद डाल रहे होते हैं। तीनों बहुएं पौधों के आसपास की घास साफ कर रही होती है। तभी अचानक पास के जंगल की तरफ से 2 सांड और एक गाय तेज रफ्तार में भागते हुए खेत की तरफ आने लगते हैं। अरे सब लोग संभल जाओ। रिया, मेघा, नेहा, जल्दी घर की तरफ भागो। अगर उन्होंने टक्कर मार दी तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तीनों बहुएं तेजी से मिट्टी के घर की तरफ भागने लगती हैं। तभी एक सांड दिशा बदलकर नेहा की तरफ दौड़ पड़ता है। बचाओ! इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, सांड अपने सींग से नेहा की कमर में जोरदार टक्कर मार देता है। नेहा दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ दोनों जानवर पूरे खेत में दौड़ते हुए कई जगह फसल रौंद देते हैं। हमारी मेहनत सब बर्बाद हो गई। अभी तो खेत फिर से लहराने लगे थे। ये क्या हो गया? सभी लोग नेहा को संभालकर मिट्टी के घर में ले आते हैं। उसकी कमर में तेज दर्द हो रहा होता है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते कि डॉक्टर को बुला सकें, इसलिए सभी मिलकर घरेलू इलाज करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर बुलाने के पैसे भी नहीं हैं। जो जड़ी बूटियां उगाई हैं उनसे शायद आराम मिल जाए। रिया और मेघा खेत से कई तरह की औषधि पत्तियां तोड़कर लाती है। उन्हें पीसकर लेप कर तैयार करती है। फिर नेहा की कमर पर धीरे धीरे लेप लगाकर साफ कपड़े से पट्टी बांध देती है। थोड़ा दर्द कम लग रहा है। भगवान करे मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ दिन तुम बिल्कुल आराम करोगी। अगले कई दिनों तक नेहा ठीक से चल भी नहीं पाती। वो घर का कोई काम नहीं कर पाती। ऐसे में रिया और मेघा पूरे घर और खेत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। सुबह रसोई संभालती है, फिर खेत में काम करती है और शाम को घर बनवाने का काम भी करती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आखिर हम तीनों बहनें सिर्फ नाम की बहुएं नहीं। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगी। भगवान हर घर को तुम जैसी बहुएं दे। उधर तीनों बेटे मिलकर जानवरों द्वारा खराब की गई फसल को दोबारा ठीक करने लगते हैं। जहां पौधे टूट गए होते हैं वहां नए पौधे लगा दिए जाते हैं। खेत की मेड़ पर फिर से मजबूत की जाती है ताकि दोबारा जानवर अंदर न आ सके। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद नेहा की चोट भी काफी ठीक हो जाती है। अब मैं फिर से खेत में काम करूंगी। देखो, हमारी फसल भी फिर से हरी होने लगी है। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की मुस्कान लौट आती है। अगली सुबह आसमान में हल्के हल्के बादल छाए होते हैं और फुहारें पड़ रही होती हैं। खेत के किनारे बनी छोटी सी रसोई के पास रिया टोकरी लेकर खेत से ताजी भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, लौकी और धनिया तोड़कर लाती है। मेघा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म सब्जी बना रही होती है और नेहा ताजी रोटियां सेक रही होती है। बारिश की ठंडी हवा रसोई तक आ रही होती है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार चटाई पर बैठकर ताजा खाना खाने लगता है। पहले रसोई में खाना बनाते समय कितनी परेशानी होती थी, लेकिन यहाँ तो खाना बनाने में भी मजा आ रहा है। अपनी मेहनत की कमाई और अपने खेत की सब्जियाँ, इससे अच्छा खाना और क्या होगा। बारिश की ठंडी हवा के साथ गर्मा गर्म खाना, ऐसा लगता है जैसे सारी थकान ही खत्म हो गई। अब तो लगता है भगवान हमारी मेहनत का फल देना शुरू कर चुके हैं। पूरे परिवार की नजरें दूर तक लहराती हुई फसलों पर जाती हैं। सुनहरे खेत देखकर उनके मन में अब कुछ बड़ा करने का सपना और भी मजबूत हो जाता है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी रिया सोचते हुए सबकी तरफ देखने लगती है। हमें फसल के साथ साथ कुछ और भी करना होगा। सिर्फ खेती से हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही। और ठेकेदार भी इतनी मजदूरी नहीं देता कि हम हमेशा उसी पर निर्भर रहें। अगर बाहर मजदूरी करने भी जाएं तो आने जाने में ही आधे पैसे किराए में निकल जाते हैं। बचत ही क्या है। इतनी मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। हमें ऐसा काम करना होगा जो यहीं खेत के पास हो जाए और कहीं दूर भी ना जाना पड़े। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। तभी नेहा की आंखों में अचानक चमक आ जाती है। मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम अपनी इस ताजी रसोई के साथ
यहीं एक छोटा सा ढाबा खोल ले। ढाबा? देखो यहाँ रोज कितने किसान, मजदूर और ट्रैक्टर वाले आते जाते हैं, लेकिन यहाँ ना खाने की कोई जगह है और ना ही कोई छोटी दुकान जहाँ जरूरत का सामान मिल सके। सही कह रही हो, अगर हम ताज़ा खाना बनाकर खिलाएं और साथ में चिप्स, बिस्कुट, कुरकुरे और जरूरी सामान भी रखें तो लोग जरूर आएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। सभी लोग अब इस नए आइडिया पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन रघु के मन में अभी भी चिंता होती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान होगा? ढाबा खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए। इस बार जो अनाज निकलेगा उसका आधा हिस्सा ठेकेदार को दे देंगे, एक बोरी अपने खाने के लिए रख लेंगे और बाकी सारा अनाज शहर में बेच देंगे। जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से अपना ढाबा शुरू करेंगे। सच में ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मेरी बहुएं अब सिर्फ खेती ही नहीं, कारोबार भी सोचने लगी हैं। अगले कई दिनों तक पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। सभी मिलकर फसल काटते हैं, अनाज निकालते हैं और बोरी भरने लगते हैं। शाम तक 8 बड़ी बोरियां भर जाती हैं। देखो भाई, इस बार भगवान ने हमारी मेहनत सफल कर दी। पूरे 8 बोरी अनाज निकला है। अगले दिन 4 बोरियां ठेकेदार को दे दी जाती है, 1 बोरी घर के खाने के लिए अलग रख दी जाती है, बाकी 3 बोरियां बैलगाड़ी में रखकर तीनों भाई शहर की अनाज मंडी में बेचने चले जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार अच्छी कीमत मिलेगी। अगर अच्छे पैसे मिल गए तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। शाम होते होते तीनों भाई शहर से वापस लौटते हैं। जैसे वो खेत के पास बने अपने छोटे से घर में पहुंचते हैं, तीनों बहुएं उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगती हैं। लो, हमारी पहली बड़ी कमाई। तीनों भाई पूरे पैसे अपनी पत्नियों के हाथ में रख देते हैं। इतने सारे पैसे? हमारी मेहनत आखिर रंग ले आई। बस इतने ही पैसे काफी हैं। अब हम अपना छोटा सा ढाबा और दुकान शुरू कर सकते हैं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही दिन से तीनों बेटे बांस, लकड़ी और टीन की मदद से एक छोटा सा ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। रिया, मेघा और नेहा मिट्टी को समतल करके बैठने की जगह तैयार करती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। बाहर बांस के स्टैंड पर चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे और टॉफियों के पैकेट टंगे होते हैं। अंदर खेत वाली रसोई में ताज़ा खाना बनता है। ढाबे की छत पर लौकी, तोरई और कद्दू की हरी हरी बेलें फैली होती हैं, जो पूरे ढाबे को बेहद सुंदर बना देती हैं। अरे वाह, हमारा छोटा सा ढाबा तो किसी बगीचे जैसा लग रहा है। मेहनत और हरियाली मिल जाए तो जगह अपने आप खूबसूरत बन जाती है। अब जो भी यहाँ आएगा उसे घर जैसा खाना मिलेगा। अब जो भी किसान, मजदूर या राहगीर वहां से गुजरता है उसे प्यार से ताज़ा खाना खिलाया जाता है। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय एक सफेद कार खेत के पास आकर रुकती है। अंदर बैठा परिवार चारों तरफ फैली हरी भरी फसल, बेलों से ढका ढाबा और मिट्टी के चूल्हे से उड़ती खुशबू देखकर वहीं रुक जाता है। अरे वाह भाई वाह, हरे भरे खेत, ताजी रसोई और ऊपर से यही खाना भी मिल रहा है। पूरा परिवार ढाबे में बैठकर गर्मा गर्म रोटी, ताजी सब्जी, दाल और छाछ खाता है। खाना खत्म होते ही उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। अरे दीदी, आपने तो कमाल का खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो आजकल बड़े बड़े ढाबों में भी नहीं मिलता। भैया, ये हमारी मेहनत और सामने लहराती हुई ताजी सब्जियों का कमाल है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ जरूर लेकर आऊंगा, उन्हें भी ऐसा खाना जरूर पसंद आएगा। ग्राहक मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने मोबाइल से ढाबे और खेत की कई तस्वीरें भी ले लेता है। धीरे धीरे ढाबे की चर्चा आसपास के गांव और सड़क से गुजरने वाले लोगों तक पहुंचने लगती है। अब रोज कई गाड़ियां वहां रुकने लगती हैं। कोई चिप्स खरीदता है, कोई बच्चों के लिए टॉफी लेता है, तो कोई परिवार के साथ बैठकर ताज़ा खाना खाता है। खाने वाले हर ग्राहक उनके स्वाद और अपनापन की तारीफ करके जाता है। यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा है। अगली बार पूरा परिवार लेकर आऊंगा।